बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाब से मैं इकबाल जंजुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन हालात पे मुसलसल तज्ज़िया कार, तबसरा कार या मुख्तलिफ़ एनालिस्ट ये बात कह रहे हैं कि किसी वक्त भी इनकलाब आ सकता है, किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर से मॉब निकलेगा और वो सब कुछ लपेट कर बहा कर ले जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ कि असल में क्या ये ऐसा हो सकता है। कहते हैं जिस तरह से इंसानों की, जानवरों की, परिंदों की फ़ितरत होती है, जिस तरह से मुख्तलिफ़ कायनात के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी फ़ितरत है, जैसे आग है, पानी है, बारिश है, हवा है, इन सब की अपनी अपनी फ़ितरत है, तासीर है और ये इसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से दुनिया में जितने इलाके हैं, जितने खित्ते हैं, जितने शहर हैं, इनके भी अपनी अपनी आदतें और फ़ितरतें होती हैं। जैसे जैसे हम सुकड़ते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, तो हालांकि मोहल्ले, गांव की भी अपनी एक आदत और एक फ़ितरत होती है। जैसे पंजाबियों की अलग है, KPK की फ़ितरत अलग है, सिंध वालों की अलग है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो रावलाकोट, मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, मीरपुर, इन इलाकों की भी अपनी अपनी फ़ितरतें हैं। इसी तरह से हम इसको वास नज़र से देखें तो बर सगीर एक दौर में था और बर सगीर की एक फ़ितरत थी। बर सगीर में अगर हम देखें तो कई 100 साल, 1000 साल तक भी आप कह सकते हैं कि मुसलमानों ने हुक्मरानी की और 200-300 साल तक तो ये कहते हैं कि मुग़लों ने हुक्मरानी की। और जो तारीख़ में हम पढ़ते हैं, जितने भी मुग़ल हुक्मरान यहाँ पे आए वो सारे के सारे बाहर से आए। एक भी ऐसा मुग़ल हुक्मरान नहीं था या मुसलमान हुक्मरान नहीं था जिसका ताल्लुक़ बर सगीर से हो, एक बात। और दूसरा ये कि जितने भी वो हुक्मरान बाहर से आए, कोई अरब से आया, कोई काबल से आया, कोई तुर्की से आया, कोई कहीं किसी और जगह से आया, नंबर एक उनका जो मकसद और मिशन होता था वो अयाशी या सैर व सयाहत या इंटरटेनमेंट होता था। दूसरे नंबर पे जब वो आते थे तो बर सगीर के जो लोग होते थे, इन्होंने किसी किस्म की उन्हें रेजिस्टेंस नहीं की और वो ऐसे ही आते गए और यहाँ के जो ACDC टाइप के जो नंबरदार वडेरे या नवाब लोग थे, ये पीछे हटते गए और उनके साथ हमायत करते गए और उनकी बैत करते गए। और फिर वो जो हुक्मरान वहाँ से आते थे, चाहे उसमें शहनशाह बाबर हो, जहांगीर हो या जितने भी वो 8-10 हैं, वो सारे के सारे वो आते थे और वो भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते थे। यानी वो भी आकर कोई अपना निज़ाम नहीं ला सकते थे या अपना कोई कानून नहीं ला सकते थे। ये मैं बर सगीर की बात कर रहा हूँ। तो उनका काम सिर्फ यहाँ पे आना, कब्ज़ा करना, कुछ टाइम रहना, ऐशी करना, एंजॉय करना और फिर चले जाना। फिर उसके बाद दूसरा कोई और अटैक करता, वो आता और इसी तरह से एंजॉय करता और चला जाता। लेकिन ना बर सगीर के अंदर से रेजिस्टेंस होती और ना फिर यहाँ को ये जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी थी इससे कोई निजात हासिल होती। फिर थोड़ के वो किसी न किसी तरह से उनके ग़ुलाम रहते या उन्हीं के कब्ज़े में रहते। और फिर उसके बाद बर सगीर में करते करते बगावत हुई। बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने भांप लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। फिर उन्होंने तकसीम कर दिया बर सगीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में। बाद में इसमें से बांग्लादेश भी निकल आया। तो अब इसी सूरत में जब हम इस खित्ता पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान का जो ज़मीर है, ख़मीर है, जो फ़ितरत है, वो वही बर सगीर वाली है। इसके अंदर अभी 76 सालों में 3 से 4 माशाअल्लाह लग चुके हैं। जो बड़े 3 माशाअल्लाह थे वो लग चुके हैं। और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान 76 सालों में माशाअल्लाह के अंडर ही रहा। इसमें कोई जमहूरी, आइनी, कानूनी हुकूमत ना भुट्टो के दौर में आई, ना नवाज़
लीग नवाज के दौर में आई, ना बेनज़ीर के दौर में आई, ना इमरान खान के दौर में आई। यहाँ पे जमहूरियत कहीं किसी एक लम्हे भी नहीं रही। और इस सारे प्रोसेस में अगर हम देखें तो जो 3 बड़े मार्शाल्लाह लगे, इसमें भी किसी किस्म की कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं हुई, क्योंकि मीर जाफ़र और मीर सादक पहले से पलते रहते थे। और चाहे वो अयूब का दौर हो, ज़िया का दौर हो, या मुशर्रफ का दौर हो, जो डायरेक्ट मार्शाल्लाह थे, उन्होंने पहले मीर जाफ़र और मीर सादक, जिसमें सियासी जमातें थी छोटी छोटी, उनको अपने साथ लिया, उनको मुफाद में उनको घेरा, उनको काना किया। और उसके बाद फिर अगला काम उन्होंने ये किया कि 10-10, 12-12 साल तक हुकूमत की। करते करते बात आगे आती है कि इनडायरेक्टली भी नवाज शरीफ के दौर में भी और बेनज़ीर के दौर में भी इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली मार्शाल्लाह, और फिर इमरान खान के दौर में भी। इमरान खान का दौर तारीख़ में सबसे कम वक्त रहा जो इलेक्ट होकर आए थे वज़ीर आज़म, जो इलेक्शन लड़कर, उनका टेन्योर कम रहा, क्योंकि वो जब आए उन्होंने कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस देना शुरू की, और उसके बदले में फिर उनका तख्ता उलट कर वही किया गया जो माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमतों के साथ किया जाता रहा। तो किसी किस्म की कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं आई, एहतजाज नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट, वो ताकतवर, वो मुक़्तदर हल्के समझ चुके थे। उन्होंने फिर वही हिटलर की तरह या 9/11 की तरह एक सानिया को क्रिएट करके फिर आवाम को वो खौफ, वो डराव, वो धमकावा दिया। और माशाल्लाह से हटके भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में, मैं कल की हिस्ट्री में पढ़ रहा था, 9 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, जो जैसे ज़रबे अज़ब हो गया, या रद्दल फसाद हो गया, सर्च लाइट हो गया, जिब्राल्टर हो गया। इस तरह से जो अभी मौजूदा अज़्म इस्तेकाम के नाम से भी एक ऑपरेशन होने जा रहा है, इसी टाइप के ऑपरेशन हुए। और इन ऑपरेशन में भी पाकिस्तान के अंदर से कहीं ऐसी अवामी आवाज़ नहीं उठी जो इसे रिजेक्ट करे, रद्द करे और ये कहे कि ये हमें कबूल नहीं और ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो इन सारी सूरत हाल को, हिस्ट्री बैकग्राउंड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे ना इनकलाब आएगा, ना मॉब निकलेगा, ना अवाम श्रीलंका की तरह पार्लियामेंट का घेराव करेगी, ना म्यांमार की तरह घेराव करेगी, ना किसी दूसरे मुल्क की तरह, फ्रांस की तरह कोई इस तरह से होगा, या ना तुर्की की तरह लोग निकलेंगे और टैंकों के नीचे लेटेंगे। उसकी एक और बुनियादी वजह भी है कि दुनिया भर में जब आप देखते हैं कि वो लोग जब अपने हक के लिए निकलते हैं, तो जो ताकतवर हल्का होता है, जो इस्टेब्लिशमेंट, जो फ़ौज होती है, वो अपनी आवाम की हिफाजत करती है, वो आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाती। पुलिस भी आवाम के ऊपर गोली नहीं चलाती। हमारा वाहिद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर जब आवाम अपने हक के लिए निकलती है तो ताकतवर हल्के मुक़्तदर इस्टेब्लिशमेंट सीधी आम आदमी के ऊपर गोली मारती है और उसे मार कर फिर उसे टेररिस्ट या मुल्क दुश्मन का इल्ज़ाम देकर उसे उठा देते हैं। फिर उसके सारे के सारे ख़ानदान को परेशान भी करते हैं और गायब कर देते हैं। जिस मुल्क में सच बोलने पे पाबंदी हो, जिस मुल्क में हक मांगने पे पाबंदी हो, जिस मुल्क में इंटरनेट जैसी चीज़ को काबू करने की कोशिश की जा रही हो, जिस मुल्क में झूठ पे झूठ बोला जा रहा हो और असम्बली के अंदर ऊपर कुरान और हदीस लिखी हुई हों, जो हल्फ लेकर आते हैं, इसके बावजूद सरेआम झूठ बोलते हैं। दिन को कुछ करते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अपने मुफाद में हो तो सब गद्दा घोड़े को हलाल कर देते हैं, अपने मुफाद में ना हो तो वो जो आसमान से उतरे हुए मनसलवा हैं उनको भी हराम कर देते हैं। ये वो सोच है, ये वो थिंक टैंक है, ये वो फितरत है इस मुल्क की जो अरसा दराज से 70 सालों से नहीं बल्कि कई सदियों से ये पलती हुई आ रही है। और यही फितरत जो नीचे से ऊपर आती है या ऊपर से नीचे, ये छोटे छोटे लेवल पे आते जाएं, डीसी लेवल पे भी यही फितरत है, एसपी लेवल पे भी यही फितरत है, गांव के किसी सियासी समाजी लेवल पे भी यही फितरत है जो इस वक्त मुक़्तदरा पाकिस्तान के अंदर कर रही है। वही किसी गांव के अंदर जाएंगे तो आपको सेम वही वाले सीन मिलेंगे, स्क्रिप्ट वही होगा, एक्टर थोड़े छोटे होंगे, बाकी हालात वही होंगे। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए लगता यह है कि इस मुल्क के अंदर ये जुल्म जारी रहेगा। कहीं कुदरत कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट करके किसी तरह से बेबस लोगों का साथ दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे
وہ جو تجزیے تبصرے تاریخ کے حوالے سے، فرانس کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے، یا بھی ریسنٹلی جو 2 ملکوں پہ چڑھائی ہوئی ہے، مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی، اس طرح کی کوئی اگزامپل دے کر یہاں پہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کی فطرت، اس عوام کی فطرت یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ہیرو یا سپہ سالار پیدا کریں۔ یہ خطہ میر جعفر اور میر صادق پیدا کر سکتا ہے، اور وہ پیدا کر رہا ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔